तो स्ट्रेस होगा क्या, मान के चले ये हमारे पास एक रोड, इस रोड के ऊपर एक वेट को एक्सर्ट करते हैं या इसको खुद से स्ट्रेच करते हैं, खुद से खींचते हैं, तो इसकी लेंथ यहां से थोड़ा सा आगे इंक्रीज हो जाती है। पहले थी सपोज एल, अब हो जाती है डेल्टा एल। तो एक स्ट्रेस प्रोड्यूस हो गया इसके अंदर। क्यों हुआ, कैसे पता चला? पता इसलिए चला क्योंकि अगर हम इसको छोड़ते हैं ये वापस इनिशियल स्टेट में आता है। जैसे आप रबर बैंड को खींचते हो, छोड़ देते हो, वापस इनिशियल में आता है। रीजन कि सर इलास्टिसिटी है, लेकिन इलास्टिसिटी भी तो किसी की वजह से होगी। कुल मिला के बात ये समझो कि जब हम उसको खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो उसके जो पार्टिकल हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाते हैं, और उसका रीजन बताया था बॉन्ड। तुमने पढ़ा है एटम या मॉलिक्यूल के बीच बॉन्डिंग रहती है, और उस बॉन्डिंग की वजह से वो एक दूसरे से अटैच रहते हैं। तो जब हम खींचते हैं वो बॉन्डिंग, क्योंकि ऐसा नहीं लूजली है, टाइट होती है, तो उसमें फोर्स एक्सर्ट करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो एक इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होती है। इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स क्या करती है? बॉडी को इसकी इनिशियल स्टेट में लाने की कोशिश करती है, लेकिन एक लिमिट तक। आप बोलो कि हम तो रबर को खींचते चले जाएंगे, खींचते चले जाएंगे, तो क्या होगा? ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी। उसकी एक लिमिट है, एक लिमिट तक खींचते हैं वो वापस आती है। एक लिमिट के बाद ज्यादा खींचोगे तो ढीली हो जाएगी, उसके भी ऊपर जाओगे तो अब हमेशा के लिए टूट जाएगी, है ना? इस तरह से कंडीशन है। तो ये कितने तरह का हो सकता है? आप किसी वायर को खींचते हो उसकी लेंथ के अलोंग, तो टेंजेंशियल या लॉन्गिट्यूडनल। किसी को कंप्रेस करते हैं, सपोज ये रबर की बॉल है, आप दबाते हो, छोड़ देते हो, वापस इनिशियल स्टेट में आती है। इसका मतलब इसमें भी एक स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है, और वो कौन सी होगी? कंप्रेशनल, है ना? कंप्रेशनल। और हर किसी में क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। जो ये हमने एक्सर्ट किया डाउनवर्ड, इसने खुद प्रोड्यूस किया अपवर्ड। अपवर्ड का क्या कहें? इंटरनल वे में। तो कितना फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। यहां पे प्रेस किया, कंप्रेस किया, इसको वापस इनिशियल स्टेट में आती है, यहां भी फोर्स अपॉन एरिया। इसके बाद थर्ड नंबर पर हाइड्रोस्टेटिक। हाइड्रोस्टेटिक के लिए बोला था किसी बलून में वाटर फिल करते हैं, है ना? किसी बलून में वाटर फिल करें तो इसकी दीवारें फैलने लगती हैं। जो पहले छोटा साइज था वो बड़ा होने लगता, और क्या होता है कि जो वाटर पार्टिकल है इसकी दीवारों के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं, या बाहर से हमने क्या किया, इसी बलून के अंदर पानी भर के बाहर से, तो वो अंदर की तरफ भी प्रेस करते हैं। मींस लिक्विड के पार्टिकल जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं उसके पर यूनिट एरिया पे, तब उसे क्या बोला जाएगा? हाइड्रोस्टेटिक। हाइड्रोस्टेटिक का मतलब क्या है? लिक्विड वाली कंडीशन आती है। और लास्ट बचता है टेंजेंशियल। टेंजेंशियल के लिए बोला था कि इस तरह से हमारे पास कोई बॉडी है, अब हम क्या करते हैं, इसके वन एंड को, वन सरफेस को तो फिक्स रखते हैं, नीचे वाले सरफेस को फिक्स रखेंगे, ऊपर वाले को थोड़ा सा टेंजेंट वे में। मींस ये टेंजेंट का मतलब क्या होगा कि इस तरह से, देखो थोड़ा सा इसमें दिखाई नहीं दे रहा होगा, बस ये समझो कि हमारा किसी, जैसे बुक होती है ना, और सामने से देखोगे ऐसे दिखाई देगी, लेकिन ऊपर से टेंजेंट वे में फोर्स लगाएंगे तो ये क्या हो जाती है? थोड़ा सा आगे चली जाती है, ऊपर का पोर्शन आगे खिसक जाता है। उस कंडीशन में इसको कौन सा स्ट्रेस, वापस पता कैसे चलेगा स्ट्रेस को पैदा हुई या नहीं हुई? इसके अंदर छोड़ देते हैं तो इनिशियल स्टेट में आती है, एक लिमिट तक, विद इन अ लिमिट, है ना? तो उस कंडीशन में हम इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेस। तो कितने ही तरह के हमारे स्ट्रेस, पहला टेंसाइल या लॉन्गिट्यूडनल, कंप्रेशनल, हाइड्रोस्टेटिक और टेंजेंशियल। टेंजेंशियल में क्या था कि ये थोड़ा सा
आगे चली जाती है। थोड़ा सा आगे चली, मीन्स ये वाला पोर्शन ऐसे समझो कि जैसे किसी की बिल्डिंग तिरछी हो जाए, है ना, इस तरह से ये वाला स्ट्रेस आती है। तो इस तरह से हमने 4 तरह की स्ट्रेस पढ़ी। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रेन। अब स्ट्रेन क्या है? जिसको स्ट्रेस समझ आ गया, स्ट्रेन बहुत जल्दी से समझ जाएगा। अब स्ट्रेन क्या होता है जरा उसको समझे। चलो डायग्राम यही है और इसी तरह की होगी। तो कौन कौन सी हो सकती है वो जरा समझे। पहला था हमारा लॉन्गिट्यूडनल। अब पहले तो स्ट्रेन का मतलब समझ लो, स्ट्रेन होता क्या है। स्ट्रेन का मतलब कि आप किसी बॉडी के ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स एक्सर्ट करते हो, डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करने के बाद, बॉडी से डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करें, रिमूव का मतलब उससे हटा लेते हैं। अब रिमूव करने के बाद वो इनिशियल स्टेट में आती है, लेकिन जब तक हमने रिलीज नहीं किया था, उसके ऊपर से डिफॉर्मिंग फोर्स को नहीं हटाया था, तब तक उसकी बॉडी में कुछ चेंज हुआ था, शेप में, साइज में, है ना। तो वो जो चेंज हुआ, वो चेंज किस तरह से होगा? पूरा ओवरऑल साइज में जब देखा जाए तो उसकी डायमेंशन में चेंज हुआ होगा। जैसे यहाँ पे हो रहा है, सपोज ये लेंथ L है, कितना चेंज हुआ लेंथ में। यहाँ पे सपोज वॉल्यूम है और हम इसको कंप्रेस करते, तो कंप्रेस करने के बाद इस तरह से, तो यहाँ पे इसकी रेडियस के वे में आएगा कि पहले सपोज कैपिटल R थी, बाद में स्मॉल r हो गई, तो कितना चेंज हुआ? डेल्टा R। तो डायमेंशन में तो चेंज हुआ ना। या ये क्यूब है, इस क्यूब को नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ दबाएंगे तो इसकी भी लेंथ वगैरह वगैरह चेंज होगी, लेंथ होगी चेंज, या ब्रेथ होगी, या थिकनेस हो, या हाइट जिसको बोले, कुछ तो चेंज होगा। तो डायमेंशन में जो चेंज होगा, तो स्ट्रेन क्या है? एक तरह से कंपैरिजन है, किसका किसके साथ? डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। समझ जाओ, स्ट्रेन क्या है? एक कंपैरिजन है। इट इज अ कंपैरिजन ऑफ द चेंज इन एनी डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। फिर से क्या होगा? चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। रब कर देता हूं इसको। देखो, स्ट्रेन इक्वल्स टू चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। अब कैसे हो सकता है? किसी लेंथ के अलोंग चेंज करते हैं, लेंथ से मतलब वायर। अगर किसी वॉल्यूमेट्रिक बॉडी से चेंज करेंगे तो चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। इस तरह से हमारे अलग अलग चेंज हो सकते हैं। तो हमारे पास कोई वायर है, अब वायर की देखो लेंथ को ऑब्जर्व किया जाता है, उसकी थिकनेस, उसकी विड्थ वगैरह वगैरह लगभग नेग्लेक्ट रहती है अगर कोई पतली वायर है। तो हमने क्या किया, ये एक वायर और इसको कहां से कहां तक खींच के लेके जाते हैं। पहले L था और कितना चेंज किया? डेल्टा L। तो लॉन्गिट्यूडनल नंबर 1। तो स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या पढ़ा है? चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। कंपैरिजन है, या मैथमेटिक्स वे में बोले द रेशो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। दिखाई दे रहा है ना? ये चीज हमारी है जो फॉर्मूला लिखा हुआ है।
इसके बाद ये टाइप्स ऑफ स्ट्रेन कितने तरह की हो सकती है। अच्छा, स्ट्रेस की यूनिट मैंने बोला था, क्योंकि यूनिट इंपॉर्टेंट है दोनों की, बहुत आती है डायमेंशनल फॉर्मूला यूनिट। स्ट्रेस की यूनिट थी फोर्स अपॉन एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल बोला था। लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूले के लिए अगर आता है तो क्या बोलोगे, फोर्स के लिए mL/T-2, एरिया के लिए L2, तो क्या आ जाएगा mL इनवर्स T-2, ये इसका डायमेंशन होगा। इसी तरह से स्ट्रेस का डायमेंशन कितनी रहेगी, देखो यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, है ना, या दूसरी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डायमेंशनल के अकॉर्डिंग भी तो निकाल सकते हैं। तो क्या यूनिट होगी, किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड-2, ये इसकी यूनिट। ठीक, अब स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन की बात करते हैं। स्ट्रेन यूनिटलेस होगा। हाँ जी, वेरी गुड। तो स्ट्रेन देखो एक रेशो है। अगर मैं बात करूं चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन, डायमेंशन किसमें होगी भाई, लंबाई है या ब्रेथ है या हाइट है, सबकी यूनिट क्या होती है, मीटर, और मीटर से मीटर कैंसिल, तो क्या बचती है डायमेंशन, यूनिट लेस। इसकी डायमेंशन होती है यूनिट लेस। स्ट्रेन की कोई भी डायमेंशन नहीं होती, और अगर डायमेंशनल फॉर्मूले के लिए आए कैसे लिखोगे, m0 L0 T0। इसका मतलब क्या है, किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू होती है 1, 0 को छोड़ के। बोले सर 0 की पावर 0, इसका मतलब 1 नहीं, 0 को छोड़ के कोई भी चीज है अगर उसकी पावर 0 होगी तो वैल्यू 1 आती है, याद रखना। तो इसकी डायमेंशन कितनी होगी, डायमेंशनल फॉर्मूला m0 L0 T0, और यूनिट लेस होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। अब कितने तरह का होता है वो जरा देखें। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन में देयर आर 3 टाइप्स। नंबर 1 लॉन्गिट्यूडनल, जिसका डायग्राम हमने बनाया हुआ है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, अब ये क्या होता है, हम ये तो सबको समझ आ गया होगा डायमेंशन स्ट्रेन क्या है, कि क्यों कोई भी चेंज करें डायमेंशन में टू द ओरिजिनल डायमेंशन स्ट्रेन है। लेकिन अगर डायमेंशन लेंथ में ही चेंज होगी, कोई वायर है उसकी लेंथ में चेंज हो, या विड्थ में चेंज है करें, या उसकी हाइट में, थिकनेस में, तो उसको क्या बोलोगे, लॉन्गिट्यूडनल। और लॉन्गिट्यूडनल का मतलब मेन वे में ये है कि आपकी कोई वायर है और उस वायर की लेंथ चेंज करते हो, और ओरिजिनल लेंथ कितना था, दोनों का रेशो, है ना। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इक्वल टू डेल्टा L अपॉन L, यूनिट लेस होगी, है ना, ये इसका फॉर्मूला है। नंबर सेकंड पे आता है, और किस तरह से चेंज होगी, मान के चले वायर था, स्ट्रेच किया, लोड को एक्सर्ट किया इसके ऊपर, है ना, तो उससे क्या होता है, लेंथ इंक्रीज होगी थोड़ी सी, जैसे रबर को खींचते हैं, रबर बैंड को, और उसकी लेंथ में चेंज हो जाता है इस तरह से। अगर हम स्टील की वायर लेंगे वहां पे भी होता है, लेकिन वहां फोर्स ज्यादा चाहिए, और चेंज ज्यादा नहीं होता, माइनर चेंज होता है, क्योंकि इसका मैं आंसर पहले दे चुका हूं, क्योंकि स्टील की इलास्टिक रेंज कम होती है, रबर में इलास्टिक रेंज बहुत होती है। इस बेस पे भी इनकी रेंज के बेस पे भी इनके नाम दिए हुए हैं, डक्टाइल, ब्रिटल, इलास्टोमर वगैरह वगैरह। तो इस तरह से, तो लॉन्गिट्यूडनल क्या होगा, चेंज इन द रेशो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ ऑफ अ बॉडी ऑफ अ वायर इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल। नंबर 2 पे आता है वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा, इसको जरा समझे।
वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में उसके वॉल्यूम में चेंज किया जाता है। इस तरह से ये इस तरह से। अब हम क्या करते हैं, इसको कंप्रेस करते हैं। तो कंप्रेस करें तो इसका साइज छोटा होगा, या इसको बाहर से इसकी दीवारों को बढ़ाते हैं। कैसे भी करके हमें इसके वॉल्यूम को कम करना है। तो सपोज वॉल्यूम कहां से कहां पे चला जाता है जब कंप्रेस करते हैं। ये इस तरह, जो पहले ए बी सी डी था, अब वो क्या हो जाता है, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, इस तरह से। और अब ये वाला पोर्शन हमारा फिक्स रहता है, ई एफ जी एच। तो वॉल्यूम पहले से कम हुआ है। ये वाला पहले से हमने क्या किया, कंप्रेस। अगर बोला जाए स्ट्रेस कौन सा पैदा हुआ इसमें, कंप्रेशनल, क्योंकि हमने क्या किया है, यहाँ पे बॉडी को कंप्रेस किया, तो कंप्रेशनल स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ। तो कंप्रेशनल स्ट्रेस इसके अंदर क्रिएट हुआ है। और स्ट्रेन कौन सा हुआ, वॉल्यूमेट्रिक। तो क्या बोलोगे, पहले सपोज कितना था, V, और कितना चेंज किया, यहां से यहां तक कितना हुआ, डेल्टा V। डेल्टा V आपने इसका चेंज किया तो क्या हो जाएगा, डेल्टा V अपॉन V। इसका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यूनिट इसकी भी क्या होगी, यूनिटलेस है, क्योंकि यहां पे मीटर क्यूब अपॉन मीटर क्यूब, तो यूनिटलेस हो गया ये भी। और नेक्स्ट आता है लास्ट, शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेन हमारा किस वे में आएगा, टेंजेंशियल की वे में। इसको जरा समझे। इसमें हमारा वन सरफेस फिक्स रहता है, और क्या रहने होगा जरा देखो, इस बार जब हम क्या करते हैं, वन एंड के ऊपर उसको टच करते हुए फोर्स लगाएंगे, मीन्स ऐसे कि इसको पकड़ के मैंने बस आगे ऐसे पुश करता हूं, और ये वाली चीज कहां पे पहुंच जाएगी, इस तरह से। समझ आ गया होगा। ऊपर वाले नीचे वाले को तो पकड़ के रखते हैं ऐसे कैसे, ऊपर वाले को थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो ये ए कहां पे आ गया, ए डैश, बी कहां पे चला जाएगा, डी डैश पर, और बी कहां पे आ गया, बी डैश पर, और सी यहां पे। इस तरह से थोड़ा सा हमारा इसमें चेंज हुआ। और यहां पे पता कैसे चलेगा कितना चेंज हुआ, सपोज थीटा, भाई ऊपर वाला, तो ये एज कितना आगे मूव करता है, थीटा। और थीटा अगर स्मॉल है, ऐसा नहीं कि थीटा बहुत ज्यादा होता है, बहुत थोड़ा सा होता है, तब हम थीटा को tan थीटा कंसीडर कर सकते हैं। एक चीज और बता देता हूं तुम्हें, जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा
तो आपने अभी तक एंगल पढ़े हैं 10th क्लास में, साइन, कोस, टेन, साइन, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब। तो अगर हमारा थीटा बहुत छोटा होता है, बहुत छोटे से मतलब 1, 2, 3 तक रेडियन में, तो उस कंडीशन में हम थीटा को टेन थीटा और थीटा को साइन थीटा एज्यूम कर सकते हैं। समझ आ रहा है ना? इसकी वैल्यू लगभग इसके इक्वल आ जाती है। अब ये आती कैसे वो जरा समझे। मान के चलो ये 3 रेडियन है, थीटा की वैल्यू 3 रेडियन होती। अब साइन में बताता हूं, याद होगा साइन 0 की वैल्यू कितना होती है, 0। साइन 30 की वैल्यू 1/2। इसके बीच पहले अगर किसी डिग्री की बात करें तो लगभग साइन 3 रेडियन या साइन 1 डिग्री की वैल्यू लगभग 1 के अप्रोक्स रहेगी। सॉरी, साइन रेडियन में बात करूं तो अगर हम 1/2 मैंने लिया था 30 डिग्री के लिए, तो अगर मैं स्मॉल एंगल की बात करूं तो जितना वो एंगल होगा लगभग उतना ही उसकी वैल्यू होती है साइन के केस में। तो इस तरह से टेन थीटा को थीटा के इक्वल और साइन थीटा को थीटा के इक्वल कंसीडर कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे बात आती है कि हमारा जो चेंज हुआ है वो कितना हुआ, थीटा। तो थीटा क्या होगा, थीटा को हम अप्रोक्स में किसके बोल सकते हैं, टेन थीटा। और टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, देखो ये वाली साइड है ये एंगल, तो इसके सामने वाली साइड क्या है, परपेंडिकुलर, और बेस क्या रहेगा इसके लिए, ये। तो क्या फॉर्मूला बनता है, बीबी डैश अपॉन बीबी डैश। क्यों, क्योंकि इस एंगल के सामने वाली साइड, देखो जैसे यहाँ पे एंगल ऐसे यहाँ, तो इसमें चलो मैं यहाँ पे लेता हूँ सी सी डैश, ये एंगल, तो यही वाली तो है बच्चों साइड, सी सी डैश अपॉन जी सी, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो थीटा इक्वल टू सी सी डैश अपॉन जी सी, ये हमारा होता है शेयर स्ट्रेन। और शेयर स्ट्रेन में क्या होता है कि हम फोर्स किस तरह से एग्जर्ट करते हैं, वन सरफेस को फिक्स करके और दूसरे सरफेस पर टेंजेंट वे में फोर्स एग्जर्ट करते हैं, और तब जो रेशो आता है चेंज इन डायमेंशन वो आता है सी सी डैश अपॉन जी सी। तो 3 तरह के स्ट्रेन हमने पढ़े हैं, स्ट्रेस पढ़ा है। अब इनका रेशो जो आएगा वो देखते हैं आगे क्या पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलास्टिक लिमिट। ये इलास्टिक लिमिट क्या होती है, वैसे तो समझ में आ गया होगा वर्ड से ही कि इलास्टिक लिमिट होती क्या है, कि जिस लिमिट तक हमारी बॉडी वापस ओरिजिनल स्टेट को, ओरिजिनल अपनी जो उसकी इनिशियल स्टेट थी उसको ऑब्टेन करती है, रिगेन करती है, दैट इज इलास्टिक लिमिट। तो क्या बोलेंगे, when we exert a deforming force on a body and its shape and size changes, then the limit up to which it regains its original shape size is called elastic limit। जैसे थोड़ी देर के लिए समझे, मेरे पास 1 मीटर की वायर है, यहां से यहां तक, थोड़ी देर के लिए समझ लें कि 1 मीटर, हालांकि 1 मीटर बड़ा होता है, यहां से यहां तक 1 मीटर है। अब मैं इसमें चेंज करता हूं 1 mm, मान के चलो इसकी लेंथ यहां तक थी, ये पूरी वायर, अब मैंने चेंज करना शुरू किया नीचे की तरफ, ये सपोज मैंने 1 mm करता हूं, स्ट्रैप पकड़ के इसको 1 mm तक लेके आगे बढ़ाता हूं, फिर छोड़ देता हूं, आ जाती है। 2 mm तक पकड़ खींचता हूं, फिर आ जाती है 3 mm तक, मान के चले 3 mm तक ये वापस आती है। लेकिन 3 mm के ऊपर में ही जैसे ही मैं जाता हूं, अब ये 3 mm के ऊपर जाने पर वापस नहीं आ पाती। तो इसकी लिमिट क्या थी, इलास्टिक लिमिट कहां तक कहलाए होगी इसकी, 3 mm तक। 3 mm तक ये अपनी इलास्टिक नेचर को शो करेगी, उसके बाद इसकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी या ये अपनी उस नेचर को लॉस कर देती है। तो 3 mm तक की जो रेंज है इसकी, वो या लिमिट है, वो क्या कहलाएगी, इलास्टिक लिमिट। तो समझ आ गया होगा, the limit up to which body regains its original shape and size after removal the deforming force। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा
हुक्स लॉ। अच्छा, अगर हम इलास्टिक लिमिट के ऊपर भी बढ़ते हैं, इलास्टिक लिमिट के ऊपर भी फोर्स एग्जर्ट करते हैं और वो बॉडी इनिशियल स्टेट में नहीं आती, तब उसको बोला जाता है परमानेंट सेट। अगर उसकी लंबाई बढ़ी की बढ़ी रह जाती है, जैसे तुम इलास्टिक बैंड लाते हो, रबर लाते हो और कुछ दिन के बाद उसकी लेंथ बढ़ी रहती है, या ये बोलो अब तो इलास्टिक ढीली हो गई। ढीली होने का मतलब क्या है कि उसमें परमानेंट सेट आ गया। परमानेंट सेट का मतलब कि जितनी लंबाई बार बार उसकी वो इनिशियल स्टेट में आती थी, अब वो इनिशियल स्टेट में नहीं आती, बल्कि क्या होता है उसी स्टेट में रुक जाती है। और जितनी लंबाई बढ़ी हुई डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करने के बाद भी रहती है, उस टाइम पे उसकी बढ़ी हुई लेंथ को बोला जाता है परमानेंट सेट। समझ आ गया? फिर से, मेरे पास 1 मीटर की वायर 1 mm स्ट्रेच करता हूं, छोड़ता हूं, वापस आती है 2 mm तक, और आगे बढ़ता हूं, फिर आती है 3 mm। 4 mm पे जाने पर वो नहीं आती, बल्कि 4 mm रह जाती है, या 4 mm तक खींचने पर 1 mm बड़ी रहती है। मतलब 3 mm तो अपनी इनिशियल स्टेट प्राप्त कर लेती है, 3 mm तो नहीं बढ़ती, 1 mm का रह जाता है उसमें डिफरेंस, तो उसे क्या बोला जाता है परमानेंट सेट। बढ़ा है, खींचा कितने तक का? 4 mm तक, लेकिन वापस आती है, लेकिन 1 mm का डिफॉर्मेशन रह ही जाता है उसके अंदर, तो इस पोजीशन को डिफॉर्मेशन बोलते हैं, और या इसको परमानेंट सेट कहते हैं। तो जिस रेंज तक वो वापस आती है, जिस लिमिट तक, दैट इज इलास्टिक लिमिट। अब इसमें एक लॉ आया, और उस लॉ को क्या बोलते हैं? हुक्स लॉ। और हुक ने क्या कहा? अकॉर्डिंग टू हुक, कि किसी भी बॉडी के अंदर हम डायमेंशन को चेंज करते हैं, तो जो उसमें स्ट्रेन इंड्यूस होती है, प्रोड्यूस होती है, भाई आप उसकी पोजीशन को चेंज करोगे तो क्या होगा? स्ट्रेस आएगा। स्ट्रेस के साथ साथ क्या किया हुआ है? अभी आपने पोजीशन चेंज की, डायमेंशन चेंज की, तो स्ट्रेन भी तो है। तो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन। जितना ज्यादा स्ट्रेन आएगा उतना ज्यादा उसमें स्ट्रेस पैदा होगी, लेकिन एक लिमिट तक। इसीलिए क्या बोला? अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक्स लॉ, within elastic limit, stress directly proportional to strain। इलास्टिक लिमिट के अंदर क्या होगा? स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन। बच्चों, मैं अब स्ट्रेस और स्ट्रेन बड़ा ना लिख के छोटा लिखा करूंगा। अगर मैं लिखता हूं STS तो समझ जाना स्ट्रेस, और मैं लिखूं STN तो समझ जाना स्ट्रेन। तो STS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? स्ट्रेन। ठीक, और ये प्रोपोर्शनल साइन रिप्लेस होगा, एक कांस्टेंट आता है, और कांस्टेंट को बोला जाता है मॉडुलस। एक कांस्टेंट आएगा सपोज K, और यहाँ पे स्ट्रेन, तो K इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, वेयर K इक्वल्स टू मॉडुलस कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी बोला जाता है, या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या इसका दूसरा बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। अब ये इसके भी टाइप्स हैं, ये भी 3 तरह का होता है। देखो, हमने क्या किया, किसी भी बॉडी में चेंज करोगे स्ट्रेन आएगी, साथ में वो स्ट्रेन आएगी तो क्या पैदा होती है उसके अंदर? स्ट्रेस। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन। तो किसी भी बॉडी में कितने तरह से चेंज किया अभी हमने डिस्कस किया था, किसी पर्टिकुलर डायमेंशन को लेके,
किसी बॉडी के वॉल्यूम को लेके, और तीसरा शेयरिंग स्ट्रेस की वे में, शेयरिंग स्ट्रेन की वे में, कि आप किसी बॉडी पर टेंजेंशियल वे में फोर्स एक्सर्ट करते हो तो टेंजेंशियल वे में स्ट्रेस पैदा होगी, जिसको टेंजेंशियल स्ट्रेस बोला था। और स्ट्रेन कौन सा था उसके कोरिस्पॉन्डिंग? शेयरिंग स्ट्रेन। तो 3 तरह की होती है। नंबर 1, तीन तरह का होता है विद इन, ये वर्ड जरूर बोलोगे, विद इन इलास्टिक लिमिट। तो पहला यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दूसरा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और तीसरा होता है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क और रिजिडिटी। 3 तरह की होती है। तो यंग में क्या होगा? किसी लेंथ के अकॉर्डिंग, और फॉर्मूला होता है F/A। देखो स्ट्रेस का, टेंशियल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, तो डेल्टा L/L। ए के लिए F/A अपॉन डेल्टा V/V, और तीसरा F/A अपॉन थीटा की टर्म में। तीनों को हमें डिस्कस करना है। यूनिट तीनों की वही रहेगी जो स्ट्रेस की हमने पढ़ी थी, क्योंकि नीचे वाला क्या है? डायमेंशनलेस है, यूनिटलेस है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती, डिनोमिनेटर की यूनिट नहीं होगी, तो जो ऊपर वाली क्वांटिटी है उसकी ही यूनिट होगी। ये सब आपको पढ़ना है और देखना है किसका फॉर्मूला किस तरह से आता है। इसके बाद मटेरियल होते हैं 3 तरह के, डक्टाइल, इलास्टोमर और ब्रिटल। इसके बाद वर्क के लिए फॉर्मूला करना और 1-2 टॉपिक और रहेगा, इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं पे बंद करते हैं। इन सभी टॉपिक्स को बड़े अच्छे से पढ़ना। फिर से, Y के लिए यंग मॉडुलस, K के लिए बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी।